गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवी सिंह। तो हम भटनेरा इसमें आप सभी का स्वागत करते हैं। पॉलिटी का करंट अफेयर्स का आज ये अंतिम वीडियो है, अर्थात 10वां वीडियो है। इसमें से आज हम पूरा जो है पूरा जो 1.5 साल का एक डेढ़ साल की चीज़ें हैं वो कवर कर देंगे। तो चलो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। चुनावी व्यय सीमा की समीक्षा हेतु समिति, चुनावी व्यय सीमा की समीक्षा हेतु समिति हेतु समिति। इसे थोड़ा सा मैं फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि चीजें ज्यादा हैं, कवर करना है हर हाल में, ठीक है। चलो देखो भाई, ये मैटर क्या है कि भारत के जो इलेक्शन कमीशन ने ईसीआई चलो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव के दौरान उम्मीदवार द्वारा किए गए कुल खर्चे व्यय के सीमा से संबंधित मुद्दों की जांच समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। तो ये एक्चुअल में मुद्दा था। अब समिति के बारे में अगर हम बताएं, जो ये समिति है, इस समिति को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो निर्वाचकों की संख्या में परिवर्तन और लागत मुद्रास्फीति सूचकांक यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीसीआई में परिवर्तन का आकलन और हाल में जो है संपन्न हुए उम्मीदवारों के खर्चे पैटर्न पर पड़ने पर क्या है इनका असर और इनका एनालिसिस जो है करेगी ये समिति। अब एक्चुअल में पृष्ठभूमि की बात करें तो आयोग के द्वारा मांगा गया कुछ स्पष्टीकरण राजनीतिक दलों ने कहा कि भाई कोविड-19 जो महामारी के कारण बढ़े हुए डिजिटल अभियान के खर्चों को पूरा करने के लिए बिहार विधानसभा जब हुई थी तो उसके खर्चों की सीमा में वृद्धि की जाए और विधि और न्याय संगत मंत्रालय द्वारा नियम 1961 के नियम 90 में एक संशोधन को अधिसूचित किया गया। इसके तहत तत्काल प्रभाव से लागू व्यय सीमा की जो है वो करीब 10% में बढ़ोतरी कर दी जाए। पूर्व में किए गए संशोधनों की बात करें तो चुनावी खर्च की सीमा है अंतिम बार 2014 में संशोधित की गई थी और 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जो है विभाजन के बाद वर्ष 2018 में इनके चुनावी खर्च और सीमा में संशोधन भी किया गया था। 2014 से वर्ष 2020 के दौरान मतदाताओं की संख्या जो है 834 मिलियन से बढ़ करके 921 मिलियन हो गई है। अब इसके बावजूद जो है वृद्धि सीमा जो है खर्च में वृद्धि नहीं करी गई है। 2014 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जो है 220 से बढ़ करके 2020 में ये 301 हो गया है। तो इस मुद्रास्फीति के चलते कहा जा रहा है लगातार कि भाई आप जो इसकी समीक्षा करो और इसकी जो व्यय सीमा है उसको बढ़ा दो। अब वह राशि जो एक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान कानूनी तौर से खर्च की जा सकती है, जिसमें से सार्वजनिक बैठकों, रैलियों, विज्ञापनों, बैनर वाहनों, विज्ञापनों पर खर्च शामिल होता है। विधानसभा चुनाव में यह जो यह सीमा 20 लाख रुपए से लेकर करके 28 लाख रुपए तक है। वहीं लोकसभा चुनाव में ये 54 लाख से लेकर के 70 लाख तक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 70 के तहत प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन की तिथि से लेकर के परिणाम घोषित होने की तिथि तक किए गए सारे व्यय इसमें से सारा व्यय जुड़ता है और सही खाता रखना होता है। चुनाव संपन्न होने के 30 दिनों के भीतर सभी उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन के समक्ष अपना व्यय विवरण प्रस्तुत करना होता है। उम्मीदवार द्वारा सीमा से अधिक व्यय और खाते का गलत विवरण जो प्रस्तुत करने पर यानी आरपीए रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट है यानी आरपीए 1951 की धारा 10 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है अगर इसका उल्लंघन देखता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित व्यय सीमा चुनाव के दौरान जो किए जाने वाले वैध खर्च के लिए निर्धारित है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारा जो पैसा है वो गलत और अवांछित तरीके से खर्च किया जाता है। अक्सर तर्क ये दिया जाता है कि भाई अब कि चुनावी खर्च की जो समय सीमा अवास्तविक है, क्योंकि उम्मीदवार द्वारा किया गया खर्च वास्तविक तौर से बहुत अधिक होता है और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान अधिकतम खर्च की सीमा का निर्धारण के संदर्भ में दिसंबर 2019 में एक निजी सदस्य द्वारा संसद में बिल पेश किया गया था। इस कदम को ध्यान रखते हुए इसमें से ये जो कदम उठाया गया था, प्रत्याशियों के चुनाव खर्च से संबंधित राजनीतिक पार्टियों द्वारा खर्चे की कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है, जिस कारण से अक्सर राजनीतिक पार्टियों द्वारा
उम्मीदवारों का शोषण किया जाता है। हालांकि सभी पंजीकृत राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव पूरा होने से 90 दिनों के भीतर चुनाव आयोग पे अपने बेकार लेखा जोखा देना पड़ता है। ठीक है, इसमें से देखो राज्यों के द्वारा जो चुनाव की फंडिंग, तो इस प्रणाली में जो है राज्य द्वारा चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दलों का चुनावी खर्च वहन किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यह प्रणाली वित्त पोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता ला सकती है, क्योंकि यह जो चुनाव में इच्छुक सार्वजनिक वित्त दाताओं के प्रभाव को भी सीमित कर सकती है और इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने में भी मदद लग सकती है। लेकिन इसका एक और इशू हो सकता है क्या, क्योंकि अगर खर्चा बाहर से मिलना लगे, हालांकि ये होना चाहिए सरकार देने लगे, तो देखो बहुत लोग खड़े हो जाएंगे चुनाव में। मतलब इसमें से जो व्यक्ति नहीं भी लड़ना चाहता है वो भी चुनाव लड़ेगा। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति और विधि आयोग समिति। तो मैं विधि आयोग की रिपोर्ट देखो, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1988 में ये सुझाव दिया कि राज्य के द्वारा वित्त पोषण आर्थिक तौर से कमजोर राजनीतिक दलों के लिए समान आधार को सुनिश्चित करेगा और ऐसा कदम सार्वजनिक हित में होगा। यह भी सिफारिश की गई कि राज्य के द्वारा धन केवल मान्यता प्राप्त जो है राष्ट्रीय और राज्य दलों को दिया जाना चाहिए। यह आर्थिक सहायता उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली मुक्त सुविधाओं के तौर पे होनी चाहिए, ये बात करी गई है। लागत मुद्रा सूचकांक का मुद्रास्फीति का ध्यान देना होता है। ठीक है, ये एक इशू आपने देखा। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुत्व का प्रासंगिकता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि भाई जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें से बंधुत्व का क्या खेल है, एक्चुअल में है क्या, डिटेल से मैंने आपके साथ ये प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो आप अगला देखोगे, इसमें से एक इशू आता है स्वास्थ्य संस्थानों का सुव्यवस्थीकरण। स्वास्थ्य संस्थानों का व्यवस्थीकरण की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके द्वारा पर्यावरण, यानी लिख लेते हैं सब है, जो ऑटोनॉमस संस्थान है, स्वास्थ्य बोला था क्या, स्वास्थ्य नहीं, ये स्वायत्त है, ध्यान रखना, इनका सुव्यवस्थीकरण। ठीक है, अब देखो वित्त मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और सलीम अली सेंटर फॉर अनॉर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, तो ये एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट है, आपके पीटी में पूछा जा सकता है। मैं इन चारों चीजों को बता दूंगा। देखो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की गई इस सिफारिश पे उस रिपोर्ट का हिस्सा जिसे सामान्य वित्त नियम 2017 के नियम 229 रूल, यानी रूल 229 ऑफ जनरल फाइनेंस रूल 29 ऑफ जनरल फाइनेंस रूल 2017 तक इसके तहत निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। नियम 229 स्वायत्त संगठनों की स्थापना के लिए सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है। रिपोर्ट का उद्देश्य जो है न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन और राजकोषीय कोष के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ध्यान में रखते हुए स्वायत्त निकायों के जो व्यवस्थीकरण है इसके लिए भी विशिष्ट कार्यवाही योग्य सिफारिश करना है। अब देखो भारतीय वन्यजीव संरक्षण जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट IIMF बोलते हैं, जो कि भोपाल, और भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई और पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, यानी सभी मोइस्पी से विस्थापित करने की सिफारिश करी गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब जो विस्थापन के दो प्रमुख पहलू होंगे इसमें से शामिल किया जाएगा। पहला ये होगा कि संस्था को प्रबंधन से अलग तरीके से समयबद्ध तरीके से सरकारी सहायता प्रदान किया जाए। दूसरा ये होगा कि संस्थान हितधारकों को उन्हें चलाने की अनुमति दे दे। तो ये बात कही गई है स्वायत्त संस्थानों की स्वव्यवस्थीकरण को लेकर के। ठीक है, अगली जो आता है स्वतंत्र भारत में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, तो कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या क्या भाई निर्णय है जरा देखो मैं इन सभी को बता देता हूँ। एक 1950 में अधिनियमित जो है भारत का संविधान भारत के लोकतंत्र का एक आधारशिला रहा, और इसको लागू होने के बाद इसमें से बहुत सारे संशोधन हुए। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है, वही अंतिम व्याख्या करता है और अपनी रचनात्मक और अभिनव व्याख्या के माध्यम से मौलिक अधिकार और संवैधानिक जो संशोधन है और स्वतंत्रता का रक्षक होता है।
साथ में जो है पहला एक केस, मतलब जो इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ, सारी तरफ से एक केस नहीं बता रहा। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज, ये पढ़ाया था, लेकिन बस सुन लो थोड़ा सा, आगे आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज, मुख्य विषय, इसके अंतर्गत संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत आया था। ध्यान रखना, बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, ये 1973 की बात है। ठीक है, मतलब इस कारण से ये बहुत यूनिक है। इसने लोकतांत्रिक शक्ति के संतुलन में बदलाव किया, और इससे पहले के निर्णयों में यह कहा गया था कि संसद एक उचित विधायी प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन इस मामले में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य में, इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान की मूल संरचना, बुनियादी संरचना में संशोधन परिवर्तन नहीं कर सकती है। जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे नहीं बदल सकती है। इसके अलावा केशवानंद जो है प्रकरण जो ये आया, इस मायने में महत्वपूर्ण हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की अखंडता के संरक्षण के कार्य को स्वयं स्वीकार किया, और न्यायालय द्वारा तैयार जो बुनियादी संरचना का एक सिद्धांत न्यायिक रचनात्मकता के शिखर का प्रतिनिधित्व किया। दुनिया भर की अन्य जो संवैधानिक अदालतों में यह एक बेंचमार्क निर्धारित करता है, और इस सिद्धांत के लिए यह निर्णय दिया गया कि भाई संविधान की मूल संरचना से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। संविधान संशोधन को अगर आप ऐसा करते हो तो वह संविधान संशोधन अमान्य कर दिया जाएगा। मूल संरचना के सिद्धांत के विकास की बात करें तो भारतीय संविधान को अपनाने के बाद से ही संविधान के प्रमुख जो प्रावधानों में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति पर बहस शुरू हो गई। स्वतंत्रता के प्रारंभिक जो वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संशोधन के लिए संसद को पूर्ण शक्ति प्रदान की, जैसा कि शंकरी प्रसाद मामला 1951, सज्जन सिंह मामला 1965, इसमें इनके निर्णयों में देखा जा सकता है। इसका अर्थ ये निकला कि संसद के पास मौलिक अधिकारों और इससे सहित संविधान के किसी भी भाग की संशोधित करने की शक्ति जो है। लेकिन जो गोपाल नाथ केस था 1967 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है, केवल शक्ति जो है संविधान सभा के पास होगी। तो ये तो बात नहीं हुई। फिर न्यायालय ने कहा वही अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन है, यदि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का निरस्त करता है या शून्य करता है, तो इस हालात में ऐसा नहीं हो सकता है। 1970 के दशक के शुरुआती तौर पे तत्कालीन उस समय जो मतलब सरकार द्वारा आरसी कपूर वर्सेस भारत संघ 1970 में एक केस आता है। फिर एक आता है मदन लाल सिंधिया वर्सेस भारत संघ 1970 में ही। इन सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को बदलने के लिए संविधान 24, 25, 26 और 29वें संविधान संशोधन में एक व्यापक संशोधन किए गए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आरसी कपूर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी सरकार को बैंकों को राष्ट्रीयकरण किए जाने के निर्णय को अवैध घोषित किया था। ये जो आरसी कपूर का मामला था, और सरकार के द्वारा लाए गए सभी 4 संशोधनों को केशवानंद भारती मामले में चुनौती भी दी गई थी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में केशवानंद भारती का मामला है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। ये मामला पता है, यही मेनका गांधी जी संजय गांधी जी की वाइफ और वरुण गांधी जी की मां, बीजेपी की नेता हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। देखो, भारत के संविधान के तहत जीवन के अधिकार अर्थात मतलब जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जीने से नहीं है, इसमें इन चीजों का विस्तार किया गया। 1977 में मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जो है उस समय की जो सत्तारूढ़ पार्टी जनता पार्टी थी, तो उसके द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये 1977 की बात कर रहा हूं, उस समय कौन थी? जनता पार्टी थी।
जवाब में उन्होंने सरकार के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस मामले में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। और इस निर्णय के अस्तित्व में आने से पहले अदालतों को किसी भी कानून पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी, चाहे वह कानून के अनुकूल हो या ना हो। जीवन के अधिकार यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामले में जो मनमाना और दमनकारी अगर होता है तो इसमें से सवाल पहले नहीं उठाए गए थे, लेकिन इस मामले में सवाल उठाए गए। हालांकि अनुच्छेद 21 के तहत अपने आप को ठोस समीक्षा की शक्ति देकर के न्यायालय ने पर्यवेक्षक के तौर पे संविधान के प्रहरी का रूप धारण कर लिया और कहा कि मेनका गांधी मामले में जो निर्णय को प्रभावी तौर से मतलब ये था कि अनुच्छेद 21 के तहत कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ कानून की उचित प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाएगा। और बाद में जो है एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो वैध कानून के द्वारा स्थापित न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के अलावा अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। ये मेनका गांधीवाद में कहा जाता है। फिर अगला मामला आता है मोहम्मद अहमद खान बनाम साहबानो केस 1985। मोहम्मद अहमद खान वर्सेज अहमद खान बनाम साहिबानो बेगम 1985। इसमें क्या मुख्य विषय क्या था भाई कि व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों की पवित्रता पर सवाल उठाना और एक समान नागरिक संहिता पर आगे जो बहस को आगे बढ़ाना। अप्रैल 1985 की बात है। अप्रैल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान साहबानो जो है मामले में ये मामला था तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से जो है निर्वाह योग्य आय और पर्याप्त जो है इसमें से उनके पास जो मतलब पैसा दिया जाए जिससे उनका काम चल सके, तो ऐसे पैसे प्राप्त करने के अधिकार के बारे में निर्णय दिया गया था। मतलब ये समझो कि गुजारा भत्ता के बारे में निर्णय दिया गया था। इसे जो है भारत की अगर हम बात करें तो अधिकारों के लिए मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई और मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुआ और इसमें हजारों महिलाओं के जो वैध दावे के लिए एक आधार तैयार किया जिनकी उन्हें पहले अनुमति नहीं हुआ करती थी। हालांकि मुस्लिम धर्म गुरुओं के दबाव में साहबानों को अपने पति से मिलने वाला भत्ता त्यागना पड़ा और बाद में राजीव गांधी सरकार ने न्यायालय के निर्णय को ही पलट दिया। तो हालांकि आप इनके एक मंत्री हुआ करते थे, वो मुस्लिम ही थे, एक्चुअल में उन्हें रिजाइन कर दिया था। और 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने डेनियल लतीफी मामले में सुनवाई के दौरान साहबानो केस के निर्णय को पुनः सही ठहराते हुए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भत्ता सुनिश्चित कर दिया। अब इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1992 का एक मामला आता है। इसे देखो बहुत लैंडमार्क मामला था। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ 1990। आरक्षण की संवैधानिकता से संबंधित इसमें से निर्णय दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलो देख लो। इंदिरा साहनी मामले में 1992 में अदालत ने सरकार के निर्णय को बरकरार रखा और घोषणा की कि ओबीसी के जो हैं उन्नत वर्गों यानी कि जो क्रीमी लेयर है इनको आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि जो है एससी एसटी वर्ग को क्रीमी लेयर की अवधारणा से बाहर बाहर रखा जाना चाहिए। इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण जो है कोटे की सीमा को 50% निर्धारित किया था, 50% किया था। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ मामले में अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत निर्णय देते हुए कहा कि अनुच्छेद 16(4) में दिया गया आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति तक है, ये प्रोन्नति में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आरंभिक नियुक्ति में है, ये जो है प्रोन्नति में नहीं है।
अब इंदिरा साहनी वर्सेज भारत संघ में यह स्पष्ट कहा गया कि वही आरक्षण जो है प्रोन्नति में नहीं दिया जा सकता है। बाद में 77वां संविधान संशोधन किया गया और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 16(4)A जोड़ा गया और इसके अनुसार जो है उस स्थिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण मतलब जारी रखने की बात कही गई यदि राज्य को ऐसा लगे कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है SC ST का तो हो सकता है। इसके बाद 50वें संविधान संशोधन के द्वारा SC ST को प्रोन्नति में परिणामी वरिष्ठता ज्येष्ठता का प्रदान यानी जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है इसको प्रदान करने की बात कही गई है। ठीक है, एक मामला आपने ये देखा। दूसरा, विशाखा बनाम राजस्थान, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। ये क्या मामला है, ये सभी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ये है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करना। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य विशाखा मामले में कार्यस्थल पर महिलाओं के यानी यौन उत्पीड़न के संदर्भ में न्यायिक सक्रियता अपने शिखर पर पहुंच पाई। अब देखो कई मतलब निर्णय कई जो कारणों से ये एक आधारभूत था। कैसे कि पहली बार भारत में यौन उत्पीड़न को आधिकारिक तौर से परिभाषित किया गया विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य। अब भारत में चूंकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई कानून नहीं था तो इसीलिए अदालत ने कहा कि द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन यानी क्या बोला गया CEDAW 1980 तो भारत द्वारा ये क्या है हस्ताक्षरित के आधार पर कुछ गाइडलाइंस बनाए जाएंगे। अपने निर्णय को सही ठहराने के लिए अदालत ने कई स्रोतों का हवाला लिया। इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का एक बीजिंग स्टेटमेंट है, ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय और उसके जो अन्य निर्णय शामिल किए गए इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ दिशा निर्देश दिए गए। इस मामले में क्या दिशा निर्देश थे? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 वाले मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी मतलब अप्रिय हाव भाव व्यवहार शब्द या कोई पहल जो यौन प्रतिक्रिया मतलब यौन क्या है प्रकृति की हो, यौन प्रकृति की हो तो उसे यौन उत्पीड़न माना जाए। अपने इस निर्णय में न्यायालय ने एक जो है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधि द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का संदर्भ लेते हुए कार्यस्थलों पर महिला कर्मियों की सुरक्षा को मद्देनजर और कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश के नाम पर जाना जाता है। जो कि उसमें कहा गया कि प्रत्येक रोजगार प्रदाता पर यह दायित्व होगा कि यौन उत्पीड़न के निवारण के लिए वह कंपनी की आचार संहिता में यह नियम शामिल करे। संगठनों को अनिवार्य तौर से शिकायत समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी प्रमुख कोई महिला होनी चाहिए। नियमों के उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। पीड़िता के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। महिला कर्मचारियों को जो है उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक निर्णय था। न्यायालय ने माना कि भाई यौन उत्पीड़न की कोई ऐसी घटना जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 के तहत ये मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये उल्लंघन है। अब विशाखा दिशा निर्देश का अनुसरण में ही नवंबर 2010 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिला सुरक्षा विधेयक अस्तित्व में आया और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के माध्यम से देश में जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में विशाखा दिशा निर्देश का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कार्यस्थलों पर जो है प्रभारी सभी नियोक्ताओं और व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 यानी 1860 में किसी अन्य कानूनों के तहत किसी विशेष अपराध के लिए दोषी है तो उन्हें दोषी को दंडित करने के लिए उचित कार्यवाही करनी चाहिए। अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस भारत संघ 2011 का मामला है ये। ठीक है, इससे देखो जरा ये एक्चुअल में मामला क्या है। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। इसमें से संवैधानिक होने के जो नाते निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार करना।
मतलब संवैधानिक होने की वजह से जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसको स्वीकार करना। एक्चुअल में ये मामला क्या था, अरुणा शानबाग। देखो, अरुणा शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2011 के मामले में पहली बार इच्छा मृत्यु का मुद्दा ये सार्वजनिक चर्चा में आया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा की इच्छा मृत्यु की याचिका स्वीकारते हुए मेडिकल पैनल गठित करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदल दिया था, लेकिन ये जो निर्णय है, इस निर्णय ने असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने की बहस को आगे बढ़ाने का कार्य किया और इसमें ऐतिहासिक निर्णय 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथनेसिया और लिविंग विल को जो है तो इसको मान्यता दी। अब क्या है एक्टिव यूथनेसिया, क्या है पैसिव यूथनेसिया? देखो भाई, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया ये दोनों ही शब्दों का प्रयोग इच्छा मृत्यु को इंगित करने के लिए किया जाता है। जो एक्टिव यूथनेसिया वैसी स्थिति है जब इच्छा मृत्यु चाहने वाले किसी व्यक्ति को इस कृत्य में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि कोई जहरीला इंजेक्शन या कोई और चीज। वहीं आप पैसिव यूथनेसिया, ये वैसी स्थिति है जब इच्छा मृत्यु के कृत्य में किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है, कोई इच्छा मृत्यु के लिए कोई मतलब सहायता नहीं दी जाती। एक वाक्य में कहें तो एक्टिव यूथनेसिया वह है जिसमें मरीज की मृत्यु के लिए कुछ किया जाए, पैसिव यूथनेसिया ये वह है जहां मरीज की जान बचाने के लिए कुछ ना किया जाए। सिंपल सा, मरीज की जान बचाने के लिए कुछ ना किया जाए पैसिव, और एक्टिव की कुछ किया जाए। अब क्या एक्चुअल में क्या है लिविंग विल का मामला? इसमें से लिविंग विल का मामला सामने आता है। महाराष्ट्र के एक लावते दंपति ने एनजीओ कॉमन कॉज के एक सुप्रीम कोर्ट का मतलब याचिका दायर करी थी और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जिस तरह मतलब नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह उन्हें मरने का भी अधिकार है। जबकि केंद्र सरकार का मानना है कि भाई इच्छा मृत्यु की वसीयत लिविंग विल लिखने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर जो मरणासन्न व्यक्ति का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है। अब लिली थॉमस वर्सेज भारत संघ 2013 का एक मामला आता है। ये क्या है जरा इसे देखो आप। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 का मामला ये है क्या? 10 जुलाई 2013 को लिली थॉमस वर्सेस भारत संघ मामले में ये कहा गया कि भाई एक सांसद या विधायक जो कि अपराध के लिए दोषी पाया जाता है उसको न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास अगर दिया जाएगा और अगर मान लो ऐसा होता है तो वह सदन की सदस्यता तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाएगी। उसे जेल जो है अवधि समाप्त होने के बाद 6 वर्ष के लिए चुनाव मतलब जो अवधि है मान लो 2 साल से ऊपर की तो वो, और 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 की धारा 8 1 और 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई जो विधायिका सदस्य जो है सांसद या विधायक हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पे यानी शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, जो बंधित वस्तुओं का आयात निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों को शामिल होना जैसे कि अपराधों में लिप्त होता है तो वह इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा। उसे 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। वहीं इस अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि इसमें अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका या सदस्य को यदि 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को सजा पूरी होने की तिथि से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। हालांकि जो धारा 8 क्लॉज 4 है या उपधारा 4 है इसमें प्रावधान है कि यदि दोषी जो सदस्य निचली अदालत के जो आदेश के खिलाफ 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है और वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। किंतु 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस धारा को असंवैधानिक घोषित करके निरस्त कर दिया था। तो एक ये बड़ा मामला एक न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ 2017 में आता है। के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। ये मामला क्या है देखो, यह निजता के अधिकार को लेकर के था। ये मौलिक अधिकार है कहा गया निजता का अधिकार जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है। न्यायालय ने कहा कि भाई इस मामले की सुनवाई के दौरान जो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल थे उनका मानना था कि ये निजता एक एलीट अवधारणा है। निजता ये है एक एलीट अवधारणा है यानी प्राइवेसी खाते पीते घरों की बात है।
और निजता का विचारधारा बहुसंख्यक समाज की जरूरतों से मेल ही नहीं खाता है। लेकिन संविधान के पहरेदार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को बस आर्थिक तरक्की चाहिए और नागरिक और राजनीतिक अधिकार नहीं, यह कहना बेहतर नहीं है, यह उचित नहीं है। एक्चुअल में इस मामले की जो पृष्ठभूमि क्या थी कि वर्ष 1954 में एमपी शर्मा मामले में 8 जजों की एक खंडपीठ ने, वर्ष 1962 में खड़क सिंह मामले में 6 जजों की खंडपीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना था। और इसी वर्ष जब मतलब 2017 में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई जैसे आरंभ हुई तो न्यायालय ने 9 जजों की खंडपीठ, क्योंकि 8 और 6 की ऑलरेडी हो चुकी थी तो ऑब्वियसली 9 की होगी, तो 9 जजों की खंडपीठ बिठाई गई थी। दरअसल सबसे पहले 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आधार की संवैधानिकता वैधता को भी चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर करी गई थी और न्यायमूर्ति जो है चिलामिनेश्वर जी की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने 11 अगस्त 2015 को निर्णय दिया कि आधार का इस्तेमाल केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और एलपीजी कनेक्शन के लिए किया जाए। कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मनरेगा सहित कई योजनाओं के आधार के इस्तेमाल की इजाजत दे दी और इसके पश्चात शीर्ष न्यायालय ने एक और याचिका दायर की गई कि क्या आधार मामले में जो है निजता का अधिकार का उल्लंघन है, क्या निजता एक मौलिक अधिकार है। संविधान का भाग 13 कुछ अधिकारों में से मौलिक मानता है, जैसे कि निजता का अधिकार का जिक्र नहीं एक्चुअल में। लेकिन इन बातों का संज्ञान लेते हुए वर्ष जुलाई में 9 जजों की खंडपीठ ने संवैधानिक पीठ थी इसमें से सुनवाई करते हुए कुछ बिंदु उकेरे गए। क्या कहा गया कि भाई निजता के अधिकार का दायरा क्या है, एक ये मामला आया। क्या निजता का अधिकार सामान्य कानून द्वारा संरक्षित अधिकार या मौलिक अधिकार है। निजता की श्रेणी कैसे तय होगी, निजता पर क्या प्रतिबंध है, क्या निजता का अधिकार समानता का अधिकार या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। न्यायालय के निर्णय की बात करें तो शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जीने का अधिकार निजता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार को अलग अलग करके नहीं है, बल्कि एक समग्र रूप में जाना जाना चाहिए। न्यायालय के शब्दों में निजता मनुष्य के गरिमा में अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है और यह सही है कि जो संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर एक बायरो प्रोडक्ट्स है। ठीक है। और ये जब बाई प्रोडक्ट की बात करी गई तो निजता का अधिकार स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने और जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं इनके साहचर्य में लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। निजता की श्रेणी तय करते हुए न्यायालय में यह कहा गया कि निजता के अधिकार में व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की जो है पवित्रता, शादी करने का फैसला, ये सारी चीजें हैं। अब इसी वजह से आपको याद होगा कि 2020 में जो शादी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया था। बच्चे पैदा करने का निर्णय जैसी बातें ये सब शामिल करें। किसी का अकेले रहने का अधिकार भी निजता के तहत ही आएगा और निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की निजी स्वायत्तता की सुरक्षा करता है। जीवन के सभी अहम पहलुओं को अपने तरीके से तय करने की आजादी दे देता है और न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर हो तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह निजता का दावा नहीं कर सकता है, वो निजता का दावा कर सकता है। मूल अधिकारों की तरह जो है निजता के अधिकार भी युक्त निर्बंधन की व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन निजता का जो उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को उचित और तर्कसंगत होना चाहिए, तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय ने यह भी कहा कि भाई निजता को केवल सरकार से ही खतरा नहीं है, बल्कि जो गैर सरकारी तथ्य है उनके द्वारा भी हनन किया जा सकता है। सरकार डेटा संरक्षण का पर्याप्त प्रयास करे। न्यायालय ने सूक्ष्मता में अवलोकन करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाना उस पर काबू पाने की प्रक्रिया का पहला कदम है और ऐसी सूचनाएं कहाँ रखी जाएंगी, उनकी शर्तें क्या होंगी, किसी प्रकार की चूक होने पर जवाबदेही किसकी होगी, इन पहलुओं पर गौर करते हुए ये बात करी गई। पुट्टास्वामी का जो 2017 में यह एक मामला आता है, ये अनुपातिक परीक्षा की बात करते हैं। ये माना गया कि भाई गोपनीयता एक प्राकृतिक अधिकार है
जो कि सभी न्यायालयों को विरासत में मिलता है। और यह अधिकार केवल राजकीय जो कार्यवाहियों के द्वारा, ये मतलब इसमें से कुछ प्रबंधित किया गया है। जैसे कि सबसे पहले ऐसी जो राजकीय कार्यवाही जिसे एक विधायी जनादेश होना चाहिए। दूसरा ये कहा गया है कि एक ऐसा वैध राजकीय उद्देश्य का पालन करता हो। या फिर तीसरा अनुपातिक होना चाहिए, जैसे कि राज्य के द्वारा की गई कार्यवाही इसकी प्रगति और सीमा दोनों में एक लोकतांत्रिक समाज के अनुरूप होनी चाहिए। कार्यवाही को पूरा करने के लिए उपलब्ध विकल्पों में से कम घुसपैठ होनी चाहिए। इसमें एक अगला मामला आता है नवतेज सिंह जौहर वर्सेज भारत संघ 2018। ये भी देख लो, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377, तो इसको अवैध ठहराना, लैंगिकता को जो वैधता प्रदान करना, इसने 2013 के निर्णय को संवैधानिक तौर से अस्वीकार कर दिया। और सर्वोच्च न्यायालय जो है जो समलैंगिकता को अपराध मानने को चुनौती देने वाली याचिका के एक समूह को सुनवाई कर रहा था, तो याचिका ने जो धारा 370 को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह अस्पष्ट थी और इसमें संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत गारंटी जो समानता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मानवीय गरिमा है, निजता की सुरक्षा है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, उसके अगेंस्ट। अब भाई न्यायालय के अपने निर्णय में ये कहा गया कि भाई एक व्यक्ति की अपनी पसंद का मामला है, कौन उसके घर में प्रवेश करता है, वह कैसे रहता है, वह किससे संबंध स्थापित करता है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति का समलैंगिक होना भी उसका अपना निजी मामला है और निजता जो है उसका मूल अधिकार है। एक्चुअल में धारा 377 है क्या, 70 नहीं बोल रहा हूँ, 377 कह रहा हूँ। देखो, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 का संबंध शारीरिक संबंधों से है। इसके अनुसार यदि दो लोग आपसी सहमति या असहमति से आपस में अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं और दोषी करार दिए जाते हैं, तो उनको 10 वर्ष से लेकर के उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अधिनियम में इस अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती माना गया है। यद्यपि व्यक्ति के चयन की जो स्वतंत्रता को महत्व देते हुए 2009 में हाई कोर्ट ने आपसी सहमति से जो है एकांत में बनाए जाने वाले समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर निकाल दिया है। लेकिन 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समलैंगिकता की स्थिति में उम्र कैद के प्रावधानों को पुनः बहाल करने का फैसला सुनाया गया है। तो ये मामला 370। अब भारतीय संघवाद और उभरती चुनौतियां, ये थोड़ा सा देख लो। भारतीय संघवाद और उभरती चुनौतियां, मैंने एसआर मुंबई वाला केस बताया है। देखो, रिसेंटली भारत के कई राज्यों में भारतीय संघवाद को लेकर के एक क्राइसिस सी आ गई है, इसको लेकर के संकट है, इसको शिकायतें दर्ज की गई। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कुछ अध्यादेशों, कुछ विधेयकों के बारे में तर्क दिया गया है कि भाई ये अध्यादेश और विधेयक उनके कानूनी दायरों का अतिक्रमण करते हैं, जो कि संविधान के संघीय ढांचे के लिए एक संकट है। अब भारतीय राज्यों द्वारा उठाए गए कुछ संघीय मुद्दे, तो एक जीएसटी का मुद्दा। जीएसटी, देखो, जीएसटी के कम राजस्व की भरपाई के लिए अपनी कानूनी प्रतिबद्धता से केंद्र सरकार के द्वारा मना कर दिया जाना। केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया कि कम राजस्व एक्ट ऑफ गॉड का परिणाम है। पिछले वर्ष कहा था ना, जो कम राजस्व है वो एक्ट ऑफ गॉड का परिणाम है, इसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जीएसटी अधिनियम के अनुसार जो है राज्यों को वर्ष 2022 तक समाप्त होने वाले पहले 5 वर्षों के लिए 14% वृद्धि आधार वर्ष 2015-16 से नीचे किए भी किसी भी राजस्व में कमी के लिए क्षतिपूर्ति की गारंटी दी जाती है। राज्य सरकार की शक्तियों में केंद्र सरकार द्वारा जो है परिवर्तन। हालिया जो कृषि अधिनियम है आप देख रहे हैं, तो बहुत, मैं आप हैं और नहीं कुछ कहूंगा, है ना, मैं कुछ ज्यादा बड़ा शब्द बोलने वाला था। हालिया कृषि अधिनियमों में जो है किसानों को और कृषि उपज बाजार जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी है, एपीएमसी, तो एपीएमसी के बाहर अपनी उपज बेचने की अनुमति देते हैं, ये जो कानून है, और अंतर राज्य व्यापार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। इनने राज्य सूची का अतिक्रमण किया है। ठीक है, राज्य सूची का अतिक्रमण है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है ये, अब देखोगे, ये राज्य सूची का विषय है, तो इसमें ये तर्क दिया गया।
भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 33 में व्यापार और वाणिज्य उत्पादन उद्योग के घरेलू आयातित उत्पादों की आपूर्ति, वितरण, तिलहन, तेल, सरसों, खाद्य पदार्थ, पशुओं का चारा, कच्चा कपास, जूट इसका उल्लेख किया गया है। हालांकि यदि खाद्य पदार्थों को कृषि का पर्याप्त माना जाए तो कृषि के लिए संबंध में राज्यों की सभी शक्तियां जो कि संविधान में विस्तृत तौर से सूचीबद्ध निरर्थक हो जाएंगी। संसद संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कृषि उपज और बाजारों के संबंध में एक कानूनी कानून नहीं बना सकेगा, क्योंकि ये कृषि और बाजार ये राज्य का सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा हुआ अपने एपीएमसी अभी जो देखा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की निगरानी में सहकारी बैंकों को लाकर जो है बैंकिंग नियमों में संशोधन किया जाना। सहकारी समितियां जो हैं आप देखोगे, सहकारी समितियां भारतीय संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं और इसमें से भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की द्वितीय सूची में ये लिस्टेड हो। अब संघवाद से संबंधित कुछ प्रावधान। अब देखो, राष्ट्रों को संघीय या एकात्मकता के तौर पे वर्णित किया जाता है जिसके तहत शासन का क्रियान्वयन किया जाता है। संघवाद का अनिवार्य तौर से मतलब यह है कि केंद्र और राज्य दोनों को एक दूसरे के साथ समन्वय और आवंटित क्षेत्रों कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो क्षेत्र आवंटित किए गए हैं। एकात्मक प्रणाली में जो है सरकार की सभी शक्तियां केंद्र सरकार में जो है वो केंद्रीकृत होती हैं। पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेज भारत संघ 1962 में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि भाई भारतीय जो संविधान संघीय नहीं है। हालांकि एसआर मुंबई वर्सेज भारत संघ 1994 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों की पीठ में संघवाद को भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा माना। ये सारी चीजें रही हैं। इससे संबंधित जो है कुछ विवाद और समाधान है, ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपका जो है पूरा मैं कंप्लीट जहाँ तक मुझे ये चीजें सौंपी गई थी ये हो गया प्रॉपरली आपका कंप्लीट। ठीक है, फिर हम आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं। सॉरी, ये तो समाप्त हो गया यानी इंडियन इकोनॉमी में। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। ओके।